अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप एक नए लेक्चर के लिए तैयार भी होंगे। तो अजीज तलबा, जैसा कि आपको पता है, कल के लेक्चर में हमने हमारा ये जो कोर्स है मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, इसकी आउटलाइन को डिस्कस किया था। इसके बारे में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम यूनिट नंबर 1 के कुछ कंटेंट को डिस्कस करें। और जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यूनिट नंबर 1 इस इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के मैनेजमेंट के तारुफ हासिल करने की कोशिश करेंगे हम इस यूनिट में। तो इस यूनिट की कंटेंट लिस्ट आप देखते चलें। फर्स्ट वन है डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। हम मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे, हम लीडरशिप को डिफाइन करेंगे, इन दोनों के मफहूम को समझेंगे, इन दोनों की तारीफ करेंगे, ऑपरेशनलाइज करेंगे इनको हम। सेकंड, हम डिफरेंशिएशन करेंगे बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट और लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आपस में कंपेयर भी करेंगे, हम इनका कंट्रास्ट भी करेंगे, इनके दरमियान, इनके माबैन क्या क्या फर्क हैं वो वाज़ह करने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पर इस यूनिट में हमने मैनेजमेंट की जो मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिसमें जनरल मैनेजमेंट आ जाती है और हमारे पास एजुकेशनल मैनेजमेंट आ जाती है, कि इन जनरल दूसरे डिपार्टमेंट्स या दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर या शुबा जिंदगी के अंदर मैनेजमेंट कैसे की जाती है, एंड पर्टिकुलरली एजुकेशनल इंडस्ट्री के अंदर या तालीमी इदारे के अंदर मैनेजमेंट कैसे की जाती है, और तालीमी इदारे के अंदर लीडरशिप का क्या रोल है, और आम हालात में बाकी शुबह जिंदगी में जो क़यादत है या जो लीडरशिप है वो क्या किरदार अदा करती है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन था मैनेजमेंट का। इसके बाद हम लोग बगैर वक्त ज़ाया किए हुए अपनी आज के कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि मैनेजमेंट कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मैनेजमेंट उतना ही पुराना कॉन्सेप्ट है जितना कि इंसान की जिंदगी। हम यूं तो कह सकते हैं कि लफ्ज मैनेजमेंट ये रिसेंट सेंचुरीज में यूज होना शुरू हुआ होगा, सिर्फ लफ्ज की हद तक, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। आपने दुनिया के अजायबात के बारे में सुन रखा होगा। दीवार चीन इज वन ऑफ देम, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आपने इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में सुना होगा, जो अभी आप जिसको देख भी रहे हैं, जिसका नजारा भी कर रहे हैं। तो ये दो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो एक बड़े ह्यूज है, यानी कि आप वो कह सकते हैं बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स थे। और ये हजारों साल, मजे की बात, ये हजारों साल पहले के बने हुए, और आज भी वर्ल्डर्स वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के अंदर ये शुमार होते हैं। दोनों, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसको हम दीवारें चीन कहते हैं, और दूसरा इजिप्शियन पिरामिड्स। तो क्या कभी आपने गौर किया इसको देखने के अलावा कि भाई हजारों साल पहले कैसे बना लिया, कैसे इसकी प्लानिंग कर ली, कैसे मंसूबाबंदी कर ली, और ऐसी मंसूबाबंदी की कि आज की इंजीनियरिंग, आप उस वक्त देखें, उस वक्त इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, उस वक्त इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, उस वक्त
इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी, फिर भी तकनीकी लिहाज से इतने उन्होंने जबरदस्त किस्म की इंजीनियरिंग की इनमें। इजिप्शियन पिरामिड्स हों या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो, और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं कि आज भी जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो वर्ता हैरत में गुम हो जाते हैं, उनकी अकल दंग रह जाती है। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, आज तक हम वो कोई एक प्रॉपरली इनको वो नहीं कर सके, आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि कौन सी टेक्निक्स इन्होंने यूज की होंगी। जस्ट हम हाइपोथेसाइज ही करते हैं ना, मफरूजात ही कायम करते हैं कि ये किया होगा, ये नहीं किया होगा। तो उसके बाद कोई तो ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इनकी मंसूबाबंदी की। कोई तो ऐसे लोग थे जो लोग यहाँ पर काम करने वाले लोगों को बताते थे कि आपने क्या करना है, आपने कब करना है, आपने कैसे करना है। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि एक पिरामिड, एक एहराम मिस्र बनने में कमोबेश 20 साल लगे हैं। और एक दिन में एक एहराम मिस्र पर 1 लाख लोग काम करते थे, जो 1 लाख एम्प्लॉयज आर वर्किंग ऑन द साइट। तो वो जो एहराम मिस्र की साइट थी, उस पे 1 लाख जो एम्प्लॉयज थे, कारकुन थे, वो काम करते थे और 20 साल तक काम करते रहे। तो कोई तो था जो वो उन 1 लाख जो कारकुन थे, जो मजदूर थे, जो लेबर थी, 1 लाख की लेबर को मैनेज करता था। कोई तो था जो उनको बताता था, भाई तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है। कोई तो था जो इस चीज का बंदोबस्त करता था, हिसाब किताब रखता था कि हमें वर्किंग साइड पे कितने स्टोन्स की जरूरत है, हमें कितने ब्लॉक्स की जरूरत है, अभी हमारी जरूरत ये है, कल हम इतने लगा लेंगे, परसों हमें इतने चाहिए, नए पत्थर इतने आने चाहिए। तो इसका जवाब एक ही मिलता है हमें, दोज आर मैनेजर्स। वो कौन थे? वो मैनेजर्स हैं। उनको हम क्या कह सकते हैं? हम उनको मैनेजर कह सकते हैं। तो हो सकता है कि उस वक्त उनको मैनेजर ना कहा जाता हो, आज के दौर में हम मैनेजर कह रहे हैं, उस वक्त उनको उनके लिए कोई और नाम इस्तेमाल किया जाता हो। लेकिन ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना है, बात सिर्फ आपको बताने का यही मकसद है। इसी तरह अगर आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखें, दीवारें चीन को देखें, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सेम एग्जाम्पल है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा सोचें कि भाई हम लोग ये मैनेजमेंट क्यों पढ़े? हम तो टीचर है ना, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है। गए क्लास में लेक्चर दिया, लेक्चर दे के वापस अपने स्टाफ रूम में, और स्टाफ रूम से वापस घर। ऐसी कौन सी आफतान पड़ी है कि हम मैनेजमेंट पढ़े? तो भाई इस सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते हैं कि व्हाई अ टीचर नीड टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे इट से मुराद एजुकेशनल मैनेजमेंट और लीडरशिप है। एक टीचर क्यों अंडरस्टैंड करे मैनेजमेंट को, क्यों अंडरस्टैंड करे लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को। तो ये क्यों का सवाल हमने आज ढूंढने की कोशिश करनी है। तो अगर हम ये देखें कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर मुख्तलिफ इकसाम की सरगर्मियां वकू पजीर होती हैं। उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं। उस इंस्टीट्यूट के कुछ कवायद जवाबत होते हैं, कुछ लॉज, प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं।
और वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज, वो चाहे करिकुलर एक्टिविटीज हों चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज हों किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, वो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत परफॉर्म की जाती हैं। हर काम को स्कूल के अंदर, जो हर एक्टिविटी है, हर फंक्शन है स्कूल का, या हर कोई काम, कोई भी काम है ना स्कूल का या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, उसको बड़े सलीके के साथ, बड़े तदबीर के साथ और बड़ी मैनेजमेंट, या बड़ी आप यूं कहें कि इंतजामी तरतीब के साथ उसको अंजाम दिया जाता है। और ना सिर्फ अंजाम दिया जाता है बल्कि उससे डिजायर्ड आउटकम्स को भी अचीव किया जाता है, यानी कि उस काम को, उस एक्टिविटी को का मकसद बनाया जाता है, नतीजा खेज बनाया जाता है। तो ये तमाम काम करना, मुख्तलिफ यानी कि इदारों की सरगर्मियों को कवायदो जवाबत के तहत सरअंजाम देना, और हर काम, इदारे के अंदर होने वाले हर काम को बड़े सलीके से और बड़े इंतजामी अमूर को मद्देनजर रखते हुए बामकसद और नतीजा खेज बनाना, ये अमल क्या कहलाता है? ये अमल मैनेजमेंट कहलाता है। अब कोई भी जो इदारा है ना, इदारे को संभालना जब किसी ने होता है, तो जब तक वो एजुकेशनल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा हुआ होगा, जब तक उसको मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट का नहीं पता होगा, उसको मैनेजमेंट का नहीं पता होगा कि मैंने कैसे इंतजामात करने हैं, तो वो किसी भी इदारे को अच्छे तरीके से सही संभाल नहीं सकता। किसी भी इदारे के इंतजामात करने के लिए, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मैनेज करने के लिए, उसके अंदर मुख्तलिफ इकसाम की जो एक्टिविटीज होती हैं, और उस इंस्टीट्यूट के अंदर काम करने वाले जो पर्सोनल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप क्या हैं, उन रिलेशनशिप्स को देखते हुए उनके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, और ऐसा इन्वायरमेंट कायम करना कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस इंस्टीट्यूट के, उसमें स्टूडेंट्स हैं, उसमें टीचर हैं, उसमें मैनेजमेंट हैं, वो उस इन्वायरमेंट से बड़े एक मुफीद तरीके से उससे बेनिफिट्स लें, और एक बेनिफिशियल वे में वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने फ्राइज को एहसन तरीके से सरअंजाम दे सके। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि तालीमी इंतजामात इसलिए जरूरी हैं कि इदारे के अंदर होने वाली तमाम इकसाम की जो निसाबी या हम निसाबी सरगर्मियां हैं, उनको इतना एहसन तरीके से सरअंजाम दिया जा सके कि बच्चों की जो तालीम है, बच्चों की जो लर्निंग है, उनके तमाम आस्पेक्ट, बच्चे की लर्निंग के तमाम आस्पेक्ट, और जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो पूरे हो सकें। और ये कब पूरे होंगे? जब हम अपने तालीमी इदारे को एक तयशुदा असूलों और एक मुनज्जम तरीकाकार पर अमल करते हुए चलाने की कोशिश करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं ना करते, मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते, इदारों को मुनज्जम तरीकाकार से और जो प्री डिटर्मिन्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चलाते, तो फिर होता क्या है? इदारे तरक्की नहीं करते, प्रोग्रेस की तरफ नहीं चलते, और उनकी जो बका होती है वो खतरे में पड़ जाती है। और जब इदारे की बका खतरे में पड़ी, वो तरक्की नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे? अपने जो डिजायर्ड आउटकम्स हैं, जो प्री डिटर्मिन्ड गोल्स हैं, जो उन्होंने अहदाफ मुकर्रर किए हुए हैं, उन अहदाफ को वो हासिल नहीं कर सकेंगे। और अगर बगैर मैनेजमेंट के, बगैर नज्मो नस्क के किसी भी इदारे को चलाया जाता है ना जब, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो एकेडमिक यानी कि करिकुलर
और को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। जब वो ना एकेडमिक एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ना वो को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर होगा क्या, उनकी जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, जिसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, और आपकी सोशल डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उनकी ये डेवलपमेंट बहुत बुरी तरीके से मुतासर होगी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स आपको आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहे होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों एक टीचर को जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट को समझने की। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप अपनी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे देखेंगे, टॉप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, तो आपको नजर आएगा पॉइंट नंबर 1, अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये जो अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुराद है कि अपनी जिम्मेदारियों की आगाही हासिल करना। तो भाई आप टीचर हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं, आप हेड हैं, मैनेजमेंट इसी वजह से पढ़ रहे हैं ना कि कल आप अगर किसी इदारे में मैनेजेरियल पोस्ट पे जाके बैठ जाते हैं, आप कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, आप हेड बन जाते हैं, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनते हैं, आप प्रिंसिपल बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, डीन बनते हैं, यानी किसी भी मैनेजेरियल पोस्ट पे आप जब जाके बैठेंगे, तो आपको मैनेजमेंट का इल्म होना चाहिए। क्यों मैनेजमेंट का इल्म होना चाहिए? ताकि कोई भी बंदा, कोई भी आपका सबऑर्डिनेट आपको डिसीव ना कर सके, आप डिसेप्शन से बच सके। जब आपको खुद को काम आता होगा, खुद को आपको पता होगा कि भाई ये काम है और इस काम को ऐसे मैनेज करना है, तो फिर आपके इदारे के अंदर कोई भी बंदा आपको गेड़ा करवाने की कोशिश नहीं करेगा। तो अब चलते हैं जी अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ। अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुराद है अपनी जिम्मेदारियों से आगाही हासिल करना। जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है ना, इसका जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्पस होता है, वो इंस्टीट्यूट के हेड, टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ और जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको उनके हकूक और फराइज, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके राइट से अवेयर करवाना होता है। उन तमाम को बताना होता है। ये हेड टीचर की जिम्मेदारी होती है, ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है, ये मैनेजेरियल पोस्ट पे बैठे हुए बंदे की जिम्मेदारी होती है, सरबराह की, किसी इदारे के, तालीमी इदारे की सरबराह की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने टीचर्स को भी बताए कि भाई तुम्हारी ये जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे ये हकूक हैं, तुम्हारे ये फराइज हैं। वो टीचर्स को भी बताए भाई ये आपके हकूक हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये फराइज हैं। वो नॉन टीचिंग स्टाफ को भी बताए भाई तुम्हारा ये काम है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारी ये ड्यूटी है। ये सबको उनकी ऑब्लिगेशंस के बारे में ओरिएंटेट कर रहा होता है। अगर किसी भी जो इंस्टीट्यूट है, उसके साथ जो वाबस्ता अफराद होते हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता ही नहीं चलता, हेड टीचर उनको बताता ही नहीं है, तो हो सकता है कि वो काम ही ना करे, वो काम, वो एक्टिविटी परफॉर्म ही ना करे। और जब वो परफॉर्म अपना काम नहीं करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि इदारा सही तरीके से चल पाएगा? जो मैनेजमेंट है इदारे की, उसमें बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो हम यूं कह सकते हैं, इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट होती है, वो क्या करती है, वो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी तालीमी इदारे के अंदर, वो उनको अपनी जिम्मेदारियों का शऊर फराहम कर रही होती है। और यही शऊर जो टीचिंग स्टाफ है, या नॉन टीचिंग स्टाफ है, या स्टूडेंट्स हैं, उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। और जब उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, तब जो मदरसे या किसी भी स्कूल का जो मैनेजमेंट होती है,
वो बड़े एहसन तरीके से सरअंजाम दी जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है बेटर परफॉर्मेंस। अभी हमने पढ़ा कि अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जब किसी बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होगा कि भाई मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैंने ये काम करना है, तो वो फिर क्या होगा, वो बंदा फोकस्ड होगा, वो अपने काम पे ही ध्यान देगा, उसका ध्यान होगा तो उसको अवेयरनेस आई हुई है, उसको शऊर आया हुआ है। जब उसको पता होगा कि भाई मेरा ये काम है, मैंने ये काम करना है, तो फिर क्या होगी, उसकी कारकर्दगी बेहतर होगी, और अल्टीमेटली उसकी वो जो कारकर्दगी बेहतर हो रही है, उसकी जो परफॉर्मेंस के अंदर बेटरमेंट आ रही है, वो उसके अपने लिए भी, उसकी अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, और स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए भी, लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए भी जरूरी है। तो अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी, हाँ, तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियों के साथ अवेयर होंगे, उनको पता होगा कि हमारी जिम्मेदारियां ये हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, उनको इदारे की जो कल्चर है, नॉर्म्स, वैल्यूज हैं, उनके बारे में उनको पता होगा, तो वो क्या करेंगे, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। और जब वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, इट्स मीन कि वो अपने काम के लिए बड़ी एक मुनज्जम किस्म की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो मुनज्जम किस्म की कोशिश करेंगे अपनी करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की, तो फिर क्या होगा, उनकी कारकर्दगी अ, खूब से खूब तर होती चली जाएगी। तो जब कारकर्दगी किसी भी शख्स की बेहतर होती है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, तो जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं या एजुकेशनल प्लानिंग जो हमने की होती है, उस पर अमल दरामद करना बहुत आसान हो जाता है। आपकी जो लर्निंग पेस है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब आपकी लर्निंग पेस इंक्रीज होगी, तो बहुत सा ऐसा वक्त बचेगा जो जाया नहीं हुआ होगा। आपका तालीमी वक्त जाया होने से बच जाएगा, यानी कि काम अगर आप जल्दी कर लेंगे, आप सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, तो मोर लाइकली टू आप उसको रिवाइज कर सकेंगे, एक दफा कर सकेंगे, दो दफा रिवाइज कर सकेंगे, अगर आपकी स्पीड ज्यादा होती है तो। और ऑन कंट्रेरी अगर ये तवाज़ुन ही बरकरार ना हो, तो कारकर्दगी मुतासिर होगी, कारकर्दगी मुतासर होने से ये सब कुछ भी मुतासर होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे आप लोग देखें, तो थर्ड नंबर पे हमारे पास टीम वर्क आ जाता है। टीम वर्क, जिसको उर्दू में हम इश्तराकी अमल भी बोलते हैं। तो टीम वर्क से मुराद क्या है, मिलकर काम करना, मुख्तलिफ अफराद का मिलकर किसी एक कलेक्टिव गोल के लिए, किसी एक मुश्तरका हदफ के लिए कोशिशें करना, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम टीम वर्क कह देते हैं। तो ये जी, जो एजुकेशनल मैनेजमेंट होती है, इसका एक और इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो डेवलपमेंट ऑफ टीम्स भी होता है, इश्तराकी अमल भी होता है, टीम बनाने का भी होता है। अच्छी जो मैनेजमेंट होती है, वो क्या करवाती है, और अच्छी मैनेजमेंट में वो स्टूडेंट की टीम बनती है, टीचर्स की टीम बनती है, यानी कि एक टीम वर्क के तहत लर्निंग टेक प्लेस होती है। टीम वर्क से इंस्टीट्यूट की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उनके अंदर एक तंजीम और एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, वो बड़ी मुनज्जम हो जाती हैं, बड़ी एक सिस्टमैटिक वे में उन एक्टिविटीज को चलाया जाता है और बैलेंस्ड वे में चलाया जाता है। जबकि जो टीचर्स होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं, उन दोनों के अंदर ये टीम वर्क की सलाहियत भी, ये स्किल भी पैदा हो रही है कि कैसे हमने टीम्स बनानी है, कैसे उन उस टीम को हमने आगे लेके चलना है। टीम में तो यही होगा ना कि हर बंदे को उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग जो काम है वो अलॉट किया जाएगा कि भाई आप इस काम में अच्छे हो, आपने ये काम करना है।
दूसरा जो टीम का मेंबर है वो इस काम में अच्छा है, वो ये काम करेगा, तीसरा मेंबर इस काम में अच्छा है तो आप ये करोगे। तो ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हेड टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो काम उसको आता है वो काम वो करे। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल की आप लोग बात करते हैं, पहले इसका दायरा कार यूनिवर्सिटीज के लेवल तक था, अब क्वालिटी इन्हांसमेंट के दायरा कार को बढ़ाकर हमने कर दिया है जी कॉलेज लेवल तक हम क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल को बनाते हैं। एचईडी कहती है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल आप कॉलेज में भी बनाएं। अगर किसी कॉलेज में क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल का इंचार्ज उस बंदे को बना दिया जाता है जिसे यही नहीं पता कि हमारे यहाँ कितनी क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज काम कर रही हैं, जिसको इसकी एबीसी का भी नहीं पता, उसको बना दिया जाता है, तो क्या वो सही तरीके से अपनी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं उस उसके साथ वो इंसाफ कर सकेगा, जस्टिस कर सकेगा? बिल्कुल नहीं कर सकेगा। तो जो काम जिसको आता है, जो आप टीम बनाते हैं तो टीम भाई ऐसी बनाए और उनको उस काम पर लगाएं जो काम उनको आता है। अब अगर मुझे कहा जाए कि भाई आप पढ़ाना छोड़ दो, आप इंजीनियरिंग शुरू कर दो, तो मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आती। या किसी और बंदे को कहा जाए जो एक बड़ा टेक्निकल बंदा है, जो एक बड़ा किसी चले इंजीनियर को कहा जाए कि आप ये टीचिंग करो, तो वो हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि वो अच्छे तरीके से इस शोबे में परफॉर्म ना कर सके जितना वो अच्छा परफॉर्म इंजीनियरिंग में कर रहा होता है। और हो सकता है मैं किसी और शोबे में इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सकूं जितना मैं अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो आपने अपनी टीम के जो मेंबर्स होते हैं उन टीम मेंबर्स की सलाहियतों का इदराक करना होता है, उनकी स्किल्स को देखना होता है कि उनकी स्किल्स क्या हैं, उनके अंदर एबिलिटीज कौन सी मौजूद हैं। तो जब आप उनकी एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हुए आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉट करते हैं कि भाई तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक और एक मुनज्जम तरतीब के साथ एक्टिविटीज को टीम वर्क के जरिए सरअंजाम देना। तो ये जब होगा ना, तो इससे टीम वर्क होगा, एक जो वर्क फोर्स है उसके अंदर ये पेस अप भी करेगा, स्पीड भी लेके आएगा लर्निंग में, और जो आपकी काम करने की सलाहियत है उसमें भी इजाफा होगा। इससे भी क्या होता है, जो टीम वर्क है, इससे भी इंस्टीट्यूट की जो करिकुलर ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा हो जाता है। और जब डिसिप्लिन पैदा होता है तो इंस्टीट्यूट का हर फर्द, एवरी इंडिविजुअल अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो उस एक्टिविटी के अंदर शामिल होता है, शरीक होता है, और उन एक्टिविटीज को वो सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो जनाब ये था टीम वर्क। टीम वर्क के बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स कंपैटिबिलिटी विद इन्वायरमेंट। तो कंपैटिबिलिटी विद इन्वायरमेंट को अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट टीचर्स को और दूसरे इंडिविजुअल्स को जो किसी तालीमी इदारे में काम कर रहे हैं उनको माहौल के साथ मुताबिकत फराहम करती है। तो अब ये माहौल से मुताबिकत हम कहते किसको हैं? हमने ये तो पढ़ लिया कि जो मैनेजमेंट है वो टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी माहौल के साथ मुताबिकत कायम करने के काबिल बना रही है। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट हमारा जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है इसके अंदर एक डिसिप्लिन और एक बैलेंस क्रिएट करती है। तो जब ये एक डिसिप्लिन और बैलेंस क्रिएट करेगी तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा प्लेजेंट किस्म का इन्वायरमेंट बन जाएगा, बड़ा खुशगवार माहौल बन जाएगा। और यही खुशगवार माहौल, यही प्लेजेंट इन्वायरमेंट तलबा के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है और उन्हें इनवाइट करता है कि भाई आप इंथुजियास्टिकली, आप बड़ा एक उनको स्टिमुलेट करता है कि
आप एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो। अच्छा माहौल होगा तो काम करने को खुद ही दिल करेगा। और यही जो बच्चों के अंदर ट्रेड्स हैं, यही बच्चों की ट्रेड्स और टीचर्स की ट्रेड्स हैं, उनको माहौल के साथ मुताबिकत कायम करने के काबिल बनाती हैं। और इससे बच्चे ना सिर्फ अपनी जो लर्निंग होती है या टीचर्स होते हैं वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस को अच्छे तरीके से सरअंजाम देते हैं, बल्कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी इंडिविजुअल और उनकी जो सोशल डेवलपमेंट होती है वो बूस्टअप हो रही है। और अपने माहौल के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबिलिटी क्रिएट करने के बाद, माहौल के साथ मुताबिकत कायम करने के बाद, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, माशरे के एक मुफीद शहरी के तौर पे सामने आते हैं। तो अगर हम मैनेजमेंट के जो जितने भी असूल हैं उनसे इनहराफ करेंगे, तो जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो अदम मुताबिकत का शिकार हो जाते हैं। और जब वो अदम मुताबिकत का शिकार होते हैं तो हमारे लिए एक स्कूल को मैनेज करने में बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। और नतीजा क्या निकलता है, तालीमी बदनज़मी के सिवा कोई दूसरा नतीजा नहीं निकलता। तो इसी वजह से ये इंतहाई जरूरी है कि हम मैनेजमेंट को समझें। मैनेजमेंट को समझेंगे तो हमें हमारे एनवायरनमेंट का पता चलेगा कि हमारे एनवायरमेंटल नीड्स क्या हैं। तो हमने टीचर्स की भी टीचर्स के लिए भी और एज वेल एज हमने स्टूडेंट्स के लिए भी अपने एनवायरनमेंट को कंपैटिबल बनाना है, उनकी मुताबिकत कायम करनी है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज के सलाहियतों की नशोनुमा और महारतों की प्रोडक्शन। कि एक जो मैनेजमेंट है वो महारतें और सलाहियतें पैदा कर रही है इंडिविजुअल्स के अंदर। इन इंडिविजुअल्स के अंदर टीचर्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, अगर अगर हमें मैनेजमेंट का पता होगा तो एक सिस्टमैटिक और बैलेंस वे में हम चीजों को मैनेज कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग हैं, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो एबिलिटीज हैं वो निखर के सामने आ रही होगी, उनकी नशोनुमा हो रही होगी। हमने बेटर परफॉर्मेंस पढ़ा, टीम वर्क पढ़ा और माहौल से मुताबिकत पढ़ा। माहौल से मुताबिकत में हमने ये पढ़ा था कि माहौल माहौल खुशगवार हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है। तो जब आपके लिए माहौल अच्छा होगा, सारे लोग आपके लिए इनकरेजिंग बिहेवियर रखते होंगे, आपको वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते होंगे, तो फिर आप भी क्या करेंगे, आपके अंदर जो इन्नेट एबिलिटीज हैं, आपके अंदर जो टैलेंट छुपे हुए हैं, आप उनका इजहार करेंगे, आप अपनी सलाहियतों को बुरेकार लाएंगे, आप चाहेंगे, आपका खुद का दिल करेगा, ऑटोमेटिकली आप वो अंदर से मोटिवेट होंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी आपके पास कि भाई आई वॉन्ट टू डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, मैं कुछ गैर मामूली सबको करके दिखाऊं, मैं ऐसा काम करूं, सारे लोग पहले से मुझे इनकरेज करते हैं, मुझे और इनकरेज करेंगे, मुझे और शाबाश मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, फिर उन सलाहियतों का इजहार करते हैं। माहौल से मुताबिकत होगी तो हम सलाहियतों का इजहार करेंगे। और जब हम सलाहियतों का अपनी इजहार करेंगे, दूसरे लोग देखेंगे, उनको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, तो वो हमारी सलाहियतें मजीद पुख्तगी की तरफ जाएंगी, मजीद मैचुरेशन की तरफ जाएंगी, वो पुख्ता होंगी। तो जब पुख्ता होंगी, उनके अंदर निखार पैदा होगा, तो हम उनके अंदर माहिर भी हो जाएंगे। तो अगर हम ऐसा नहीं करते, हमारी सलाहियतों को इजहार के लिए भरपूर मौके मैसर नहीं होते, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, बड़े वो एंट्रोवर्ट से बन के रहते हैं और अपनी एबिलिटीज को ब्रोएकार नहीं लाते, ना तो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस में और ना एक्स्ट्रा रोल जो ड्यूटीज होती हैं उनके अंदर।
तो 6 नंबर पे हमारे पास है जी, मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ते हैं। मैनेजमेंट हम इस वजह से भी पढ़ते हैं कि ताकि एक इदारे के अंदर जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें, प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकें। अब ये जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मुतअद्दिद इक़साम के, मुतअद्दिद अनवा के हो सकते हैं। उसमें ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें मटेरियल रिसोर्स है, उसमें टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसमें फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उसमें साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज है, उसमें वर्चुअल रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज की मुतादिद इकसाम होती हैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर। तो एक मैनेजर को पता होना चाहिए कि मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हैं, और मैंने उन्हीं अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, काबिल इस्तेमाल बनाते हुए, मैंने उनको अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल कैसे करना है, ताकि मैं बच्चों की जो लर्निंग है उसको बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकूं। अपने जो डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स हैं, ये जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं या एजुकेशनल गोल्स हैं, उनको बड़ी आसानी से मैं क्या कर सकूं, हासिल कर सकूं। तो ये मैनेजमेंट की बदौलत ही हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या मटेरियल रिसोर्सेज हैं, यानी कि इंसानी या मादी वसाइल है, वो जाया नहीं होने देते। हम अपने जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनके एक भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए हमारे जो इदारा होता है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, उसकी कारकर्दगी बेहतर बनाते हैं। और जितने भी हमारे टीचर्स हैं, हमारा साजो सामान है, हमारा इदारा है, हमारा टाइम टेबल है, और बच्चों की जो सलाहियतें होती हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल होता है अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें। ऑन कंट्रेरी, अगर इसके बरक्स हम देखें कि हम वसाइल का जो इस्तेमाल है वो दुरुस्त नहीं कर रहे, तो इंसानी और मादी वसाइल और सरमाए का हमारा वो ज़या ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी आती है तो मैं जाके कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं अपना लुच फ्राई कर दूं कि भाई मैंने कंप्यूटर पढ़ाना है, मुझे कंप्यूटर अच्छा लगता है। मैं उसके साथ इंसाफ ही नहीं कर सकता, मैं उसको सही तरीके से पढ़ा ही नहीं सकता। तो जब मैं उसको सही तरीके से पढ़ा ही नहीं सकता, तो भाई मुझे कौन सी कोई बंदा मेरे सर पे डंडा लेके खड़ा हुआ है कि लाजमी पढ़ा भाई तू। तो ये क्या होता है, ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होती है। मुझे वही चीज पढ़ानी चाहिए जिसमें मैं अच्छा हूं। हमने टीम वर्क में भी पढ़ा ना कि राइट मैन एट द राइट प्लेस। ये दुआएं दें फ्रेडरिक मेंडलो टेलर को, जो ये हमारा कह चुका है कि उसने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनके नाम से एक किताब लिखी थी, अ, जिसमें उसने ये गोल्डन प्रिंसिपल दिया था कि राइट मैन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो भाई हमने प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज में भी ये करना है, वो मटेरियल रिसोर्सेज हों, वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, कि राइट मैन एट राइट प्लेस हमने लेके आना है, और रिसोर्सेज को उनकी जगह पर ही हमने इस्तेमाल करना है, किसी दूसरी जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं, उनको प्रॉपरली हम यूटिलाइज नहीं करते, तो फिर क्या होता है, इदारे की, आपके स्टाफ की जो कारकर्दगी है, वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, अगर आप अपने राइट साइड पे देखते हैं, स्क्रीन के राइट साइड पे देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कॉपरेशन, आ जाती है। कॉपरेशन मीन ताउन, या इसको हम कोलैबोरेशन भी कहते हैं। तो मैनेजमेंट की बदौलत ही किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एक म्यूचुअल यूनिटी और म्यूचुअल कॉपरेशन की जो फिजा है वो पैदा होती है, वो कायम होती है। इनके बाहमी इत्तेहाद और ताउन की फिजा कायम होती है। और जब इदारे के अंदर ये बाहमी इत्तेहाद और ताउन की फिजा कायम हो जाती है ना, तो जितने भी किसी भी इदारे के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनमें टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन तमाम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मजबूत हो जाता है। और इसी
करीबी राब्ते और ताल्लुक की बदौलत टीचर और स्टूडेंट, जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स की गाइडेंस और काउंसलिंग के काबिल होते हैं। जब टीचर और स्टूडेंट्स प्रॉपरली टीचर जो होते हैं वो प्रॉपरली अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि बच्चों को अपनी जो एबिलिटीज हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं, उनके भरपूर इजहार का मौका मैसर आता है। जब वो अपनी सलाहियतों का इजहार करेंगे, और ये किस वजह से होता है कि टीचर उनको कॉन्फिडेंस देते हैं अपने स्टूडेंट को, भाई यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप करो, इनकरेज करते हैं। और ये कब मुमकिन होगा? जब टीचर और स्टूडेंट के दरमियान रिलेशनशिप अच्छे होंगे, एतमाद की फिजा होगी, उनके दरमियान तामुन होगा, उनके दरमियान कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन का एलिमेंट होगा। अगर ये कोऑपरेशन का एलिमेंट नहीं होता, तो टीचर और स्टूडेंट आपस में वो एक दूसरे के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनके ताल्लुकात अच्छे, बाहमी ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो ना तो फिर टीचर गाइड करता है, फिर हमारे स्कूल और कॉलेजेस वाला हालात होगी। तो हम टीचर होते हैं, सिर्फ क्लास की हद तक गए, अपना जो हमने वो एक लेक्चर तैयार किया होता है वो जाके व्हाइट बोर्ड भरा, बच्चों को आधे पौने घंटे का लेक्चर दिया और क्लास से वापस, बाद में बच्चे जाएं जहन्नुम में, हम जाएं अपने घर की जन्नत में जाएं हम। तो ये होता है। इनफैक्ट अगर आप अच्छे मैनेजर हैं तो आप ये काम नहीं करेंगे, आप रिलेशनशिप बिल्डिंग पे आप एम्फसिस करेंगे, आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे अमंग द टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड अदर जो आपके पर्सोनल्स हैं वर्किंग इन योर स्कूल। आप उनके दरमियान एक हेल्दी इंटरेक्शन क्रिएट करेंगे, हेल्दी रिलेशनशिप, उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो जब बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गई, बच्चों को काउंसलिंग मिल गई, उन्होंने अपनी एबिलिटीज को बड़े अच्छे तरीके से उन जो अपॉर्चुनिटीज थी उनको अवेल किया, और जब उनको उनकी अपॉर्चुनिटीज अवेल करेंगे, वो काम करेंगे, तो उनकी जाहिर बात है लर्निंग अच्छी होगी, उनकी कारकर्दगी में इजाफा होगा। अच्छा, इसमें एक और भी बेनिफिट मिलता है कॉपरेशन में ना, जो टीचर होता है वो बच्चों की पर्सनालिटी को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता है, उनको असेस करता है, उसको जांचने और परखने और देखने का मौका मिलता है। तो इससे बच्चे टीचर्स को बच्चे की नेचुरल एबिलिटीज का, फितरी सलाहियतों का, उसके एप्टीट्यूड का, उसके एटीट्यूड का, उसके रुझानात का, उसके मिलान का मुशाहिदा करने का मौका मिलता है। तो उसी जब टीचर को पता चल जाता है कि भाई मेरे इस बच्चे की जरूरतें ये हैं, इसकी इंडिविजुअल नीड्स ये हैं, तो फिर वो अकॉर्डिंगली उन इंडिविजुअल्स नीड के अकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट्स को डील कर रहा होता है। वो इंडिविजुअलाइज कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाता है, जिससे आपकी लर्निंग सिर्फ अच्छी नहीं होती, बड़ी बाकमाल लर्निंग, आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज बड़ी बाकमाल टीचिंग स्ट्रेटजीज हो जाती। तो ये तो था कॉपरेशन, मैनेजमेंट कॉपरेशन भी करवाती है, और कॉपरेशन करने के लिए मैनेजमेंट की हमें बहुत जरूरत है। उसके बाद वी हैव लीडरशिप ऑन 8th स्टेज। हमारे पास 8वें नंबर पे जी लीडरशिप है, क़ियादत की फराहमी। तो हमने ये मैनेजमेंट के जरिए, अपनी मैनेजमेंट के जरिए खुद भी सीखना है, अपने स्टाफ को भी फ्यूचर लीडर बनाना है, उनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करनी है, उनकी मेंटोरिंग भी करनी है, और साथ साथ अपने स्टाफ एज अ हेड हमने अपने स्टाफ को प्रिपेयर करना है कि भाई अगर मैं नहीं होता, मैं छुट्टी जाता हूँ या किसी काम के लिए मैं इदारे को छोड़ता हूँ, तो बैठ जाता हूँ किसी काम के लिए इदारे से, तो मेरे पीछे कुछ ऐसे लोग हों जो मेरे इदारे को संभाल सके, इसकी एक्टिविटीज को मैनेज कर सके। तो इट्स द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ हेड टीचर ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूट कि वो ये लीडरशिप क्वालिटीज बाकी लोगों के अंदर भी पैदा करे, अपने टीचर्स के अंदर भी, अपने स्टाफ के अंदर भी पैदा करे।
तो इसके लिए हम स्टूडेंट को भी यूज करते हैं। स्टूडेंट्स के अंदर भी हमने वो लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करनी होती है। आप देखें आपकी क्लास में सीआर होता है। जब हम बचपन में थे, हम लोग छोटे होते थे, तो हमारी क्लासों में मॉनिटर होते थे, बड़े हुए थे, मॉनिटर बड़ा होके सीआर बन गया और साथ जीआर बन गई। तो खैर, हमारे ये लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करने के लिए ही हम ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव, गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव और मॉनिटर या मुआइद, इस किस्म के हम वो रोल बच्चों को वो तफवीज करते हैं, असाइन करते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करनी होती हैं। लीडरशिप क्वालिटीज जब हम बच्चों के अंदर पैदा करेंगे, ये टीचर्स के अंदर पैदा करेंगे, उनको लीडरशिप के बारे में अवेयर करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनके अंदर जो एक कायदाना और तख्लीकी सलाहियतें हैं, लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप की एबिलिटीज और क्रिएटिव एबिलिटीज, वो आपकी अच्छी मैनेजमेंट की बदौलत ही वो परवान चढ़ती हैं। अगर आप अच्छे मैनेजर नहीं है तो आप कभी सोचेंगे नहीं होगा जी मेरे कमा का किसी दूजे को ना पता चले। तो जब आपकी सोच ये होगी ना कि मेरे कामों का किसी दूसरे को पता ही ना चले, दूजे आधे काम ना काम रखा, तो भाई जब ये सोच होगी तो आपका इदारा, बाकी लोग भी आपसे दूर होंगे आपकी सोच की बदौलत। जब आप उनको अपने मामलात में इंटरफेयर, आप उनसे मशवरा ही नहीं करते, आप उनको अपने ऑफिस में घुसने नहीं देते, आने ही नहीं देते, चाहे वो अपनी जायज डिमांड लेके आ रहे हो, चाहे वो अपने खाली लेक्चर में ही आए आपके ऑफिस में, आप उनसे बड़ा रूडली बिहेव करो, आप खुद को ही अकले कुल समझो, तो फिर ये नहीं होगा। इट्स मीन कि आप अच्छे मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे मैनेजर नहीं हो। तो जब आप उनको, उनकी जो ओपिनियन है उसको वर्थ दोगे, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, भाई आपकी जिम्मेदारी है एज अ हेड, आपने उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करनी है। और जब आप उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करोगे, वो इदारे को ओन करेंगे, वो समझेंगे कि भाई ये इदारा हमारा अपना है, हमने इसके लिए काम करना है, हमने इसको लीड करना है, वी आर द लीडिंग पर्सन। उसको खुद, वो खुद से आपको कहने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑटोमेशन हो जाएगी आपके इदारे के अंदर, एक ऑटो मोड पे लग जाएगा आपका इदारा, खुद कार निजाम के तहत भागना शुरू हो जाएगा। बल तो इससे क्या होगा जी, ना सिर्फ आपका इदारा अच्छा हो रहा है, लीडरशिप क्वालिटीज पैदा कर रहे हैं आप टीचर्स के अंदर, बच्चों के अंदर, और वही बच्चे आगे सोसाइटी में जाएंगे, सोशल सेटिंग्स में जाएंगे, वहां पर उन्होंने डिफरेंट रोल प्ले करने हैं, डिफरेंट लोगों के साथ मिलना है, आगे जाके उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करनी है, डिफरेंट वर्किंग स्फेयर पे जाएंगे। तो वहां पर भी उनको ये लीडरशिप क्वालिटीज बड़े बेनिफिट्स देंगे, उनकी सोसाइटी के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज, उनके जो एकेडमिक करियर है, ना सिर्फ एकेडमिक करियर बल्कि उनका जो प्रोफेशनल करियर है, उसके अंदर भी वो उनको क्या करेगी, हेल्पफुल होगी, फ्रूटफुल साबित होगी उनके लिए। तो आपकी, यानी कि आप अल्टीमेटली आपके नेशनल लेवल पे भी हमें लीडरशिप, कहते हैं ना हमारी लीडरशिप का फुकदान है। तो भाई जब हम स्कूलों के अंदर लीडरशिप के ऊपर तवज्जो ही नहीं देते, तो वो फुकदान ही आना है, फिर हमें ऐसे सियासतदान मिलेंगे, ऐसे ही हमें हमें ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, ये सारा कुछ मिलेगा। उसके बाद आप देख लें जी, लीडरशिप क्वालिटीज के बाद मैनेजमेंट हमें प्रिपरेशन फॉर प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में भी सिखाती है। अब ये मैनेजमेंट के जरिए ही मुमकिन है कि हम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अमली जिंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, अपने इदारे के अंदर अपनी तमाम सोशल वैल्यूज से आगाह होते हैं, उनको पता चलता है कि हमारी सोशल वैल्यूज क्या है, सोशल ट्रेड्स क्या है। फॉर एग्जांपल ये सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होती है, इंडस्ट्रियसनेस क्या होती है, मेहनत क्या होती है, इत्तेहाद क्या होता है, ताउन क्या होता है, इशारो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट क्या है, इश्तराकियत क्या होती है, टीम वर्क क्या होता है, ये सारा कुछ क्या होता है हम स्कूल से सीख रहे हैं। अगर आप अच्छे मैनेजर हैं तो ये सारा कुछ आप बच्चों के अंदर, टीचर्स के अंदर, आप टीचर तक मुंतकिल करेंगे, उनको गाइड करेंगे, टीचर आगे स्टूडेंट तक ये चीज पहुंचाएंगे। तो ये चीजें जो हम सिखा रहे हैं बच्चों को, यही जो सिफात हैं, यही जो ट्रेड्स हैं,
ये क्या करेंगी, अमली जिंदगी में बच्चों को एक कामयाब इंसान बनाती हैं। क्योंकि हम कहते हैं जो हमारा स्कूल है ना, हमारा इंस्टीट्यूट है, ये एक मिनी कल्चर, या हमारी क्लासरूम या स्कूल है, इसको हम एज अ मिनी कल्चर के तौर पे देख रहे होते हैं या ले रहे होते हैं। तो एक छोटा कल्चर, आपकी एक छोटी सोसाइटी होती है, ठीक है, आपकी सोसाइटी की रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी होती है। तो बच्चा यहाँ से ही वैल्यू सीखता है, यहाँ से ही झूठ बोलना, यहाँ से ही जो सोशल लॉज है उनको अबॉलिश करना सीखता है। जब टीचर ही क्लास में टाइम पे नहीं जाएगा तो बच्चा क्या सीखेगा कि भाई वक्त की पाबंदी जरूरी नहीं है। शादी पे हमने जाना होता है जी, हम कह देते हैं 2 बजे का टाइम होता है, 4 बजे जावांगे, हाली केड़ा कोई हाल च आया बैठा होना। तो जब हम, ये हमारा माइंड सेट होता है कि हाली केड़ा शादी हाल जो को आया होना है, तो ये माइंडसेट हमने कहाँ से सीखा, हमने स्कूल से ही सीखा, क्योंकि हम हमेशा लेट, हमेशा देर कर देता हूँ वो जो नज्म है। तो हमारा ये एक एटीट्यूड, ये सारा कुछ, ये आदतें हमें अपनी स्कूल लाइफ से पड़ी होती हैं, जिनको हम आगे लेके चलते हैं, और वो हमारी फिर आदतों में बिगाड़ हमारी लेगेसी बन जाते हैं। तो इसके बाद है जी हमारे पास प्रिपरेशन फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, कि इदारा हमें एक अमली जिंदगी के लिए भी तैयार कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मुआशरती तस्वीर, यानी कि सोशल सेटलमेंट। मुआशरे के अंदर हमने खुद को सेटल कैसे करना है। हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो मैनेजमेंट होती है वो टीचर्स को और स्टूडेंट को माहौल के साथ मुताबिकत पैदा करने के काबिल बनाती है। स्कूल के अंदर बच्चों के अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा होती है, और वो अपने जो इन्वायरमेंट है, स्कूल का इन्वायरमेंट है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके साथ हम आहंग होने के लिए अमली इकदामात भी करते हैं। इसी तरह जो मैनेजमेंट है, और पर्टिकुलरली एजुकेशनल मैनेजमेंट है, इसकी बदौलत जो इंडिविजुअल होते हैं ना, वो मुआशरती इकदार से आगाह होते हैं, और मुआशरती इकदार से आगाह होने के बाद वो उन्हीं सोशल वैल्यूज को अडॉप्ट भी करते हैं। तो जब सोशल वैल्यूज को अडॉप्ट करना, खुद को सोसाइटी की जो डिमांड्स हैं उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेना, डेट इज कॉल्ड सोशल सेटलमेंट, और मुआशरती तस्वीर को उर्दू में कहते हैं। तो मुआशरती तस्वीर के लिए जो स्कूल का इन्वायरमेंट होता है वो बड़ा कारगर साबित होता है, बड़ा मुफीद साबित होता है, क्योंकि हमने वहीं से, अभी इससे ऊपर वाली हेडिंग हमने पढ़ी थी, अमली जिंदगी के लिए तैयारी, हम वहीं से सीख रहे हैं। हमारी जितनी भी मुआशरती इकदार है उनका हम फहम और तसव्वुर स्कूल से ही हासिल कर रहे हैं। झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, मदद करनी है, टीम वर्क की तरफ मिलजुल के काम करना है, कॉपरेशन से काम करना है, ये सारा कुछ हम स्कूल से ही तो सीख रहे हैं। तो मुख्तसरन हम यूं कह सकते हैं कि ये जो मुआशरती तस्वीर है, ये जो सोशल सेटलमेंट है, ये भी आपकी मैनेजमेंट की बदौलत ही वकूफ पजीर होती है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो बच्चों के अंदर सोशल सेटलमेंट भी अच्छी नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज, कि हमारे स्कूल के अंदर जितनी भी इकसाम की एक्टिविटीज हो रही हैं, वो निसाबी सरगर्मियां हैं, वो हम निसाबी सरगर्मियां हैं, ये एकेडमिक एक्टिविटीज के रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं, उन तमाम के दरमियान एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तमाम एक्टिविटीज के दरमियान ये नहीं होना चाहिए अभी आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आपके दिसंबर टेस्ट आ गए, आपके मिड टर्म आ गए। तो एक मैनेजर ने, मैनेजमेंट आपने पढ़ी होगी, एज अ मैनेजर आप इस यकीन को बनाओगे कि पहले सिलेबस अपने टाइम पे कंप्लीट हो। जब आपके टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप उसको असेस करो। ये ना हो कि अभी टीचर्स ने पढ़ा, आपकी मैनेजमेंट इतनी फ्लॉप है, इतनी बुरी है कि आधे टीचर्स ने पढ़ाया, आधे टीचर्स ने पढ़ाया ही नहीं है। अभी 2-2 यूनिट रहते हैं और आप 6-6 यूनिट में से पेपर बनवा के बच्चों पे वो पेपर एडमिनिस्ट्रेट भी कर दें, बच्चों से वो पेपर ले भी लें, तो फायदा होगा भी इस एक्टिविटी का। पेपर बनाना, पेपर लेना एक एक्टिविटी है, पढ़ाना पढ़ाना क्लास में दूसरी एक्टिविटी है। इन दोनों की आपस में ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है।
इसी तरह और बेशुमार एक्टिविटीज आ जाती है। आप जून जुलाई में स्पोर्ट्स गाला रख लो, इज इट पॉसिबल कि आप जून जुलाई में कर सकते हैं? या आप जून जुलाई में या जुलाई अगस्त में आप अपना टूर ले जाओ, तो भाई हबस ही होनी है। तो आपको ये जो एक्टिविटीज हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन तमाम एक्टिविटीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन लेके आनी पड़ेगी, एक तंजीम, एक सिस्टमेटिक वे में इनके अंदर एक तरतीब लेके आनी पड़ेगी। और तमाम एक्टिविटीज का चूंकि बाहमी ताल्लुक होता है, एक स्कूल के अंदर सरंजाम दी जाने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो जब वो एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके अंदर एक जो जितने भी अवामल स्कूल के अंदर, एक इदारे के अंदर सरंजाम हो रहे हैं, उनके अंदर हमने एक तवाज़ुन कायम करना है। तो जब हम ये तवाज़ुन कायम करेंगे, तो तलबा की जो फितरी सलाहियतें हैं उनकी भी नशोनुमा होगी, और जो है अल्टीमेटली हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से हम सरंजाम दे रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी रिलेशनशिप विद सोसाइटी। तो मैनेजर ने सिर्फ अपने स्कूल के जितने भी पर्सोनल्स हैं, स्कूल के बच्चे या स्कूल के टीचर्स या दूसरा स्टाफ है, उनके साथ डील नहीं करना होता, उनको नहीं देखना होता, बल्कि मैनेजर ने सोसाइटी के साथ और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं एजुकेशन के, फॉर एग्जांपल आपकी मैनेजमेंट, आपकी हायर मैनेजमेंट है, आपके अफसराने बाला हैं, एज अ हेड ऑफ स्कूल आपने अपने अफसराने बाला के साथ भी, अपने हायर अप्स के साथ भी कांटेक्ट में रहना है, उनको रिपोर्ट भी करना है, उनसे ऑर्डर्स लेने भी, उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट भी करवाना है। आपने जो सोसाइटी में रहते हुए, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी के लोगों के साथ भी राब्ता करना है, पेरेंट्स के साथ भी आपका कनेक्शन होगा, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स हो सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स हो सकती हैं, डिफरेंट एजेंसीज हो सकती हैं, जो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रही हैं वो एजेंसीज हो सकती हैं, एनजीओज हो सकती हैं, सोशल कम्युनिटीज हो सकती हैं। तो इन तमाम के साथ एक हेड टीचर ने इन कांटेक्ट करना होता है, इंटैक्ट रहना होता है। तो जब आपने इनके साथ इंटैक्ट रहना होता है, तो आप, अगर अच्छी मैनेजमेंट आपने पढ़ी हुई है, आपको मैनेजमेंट के असूल और ज़वाबित का पता है, तो आप इन तमाम लोगों को अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन उनके साथ कर सकोगे, उनको डील कर सकोगे। जब उनको आप अच्छे तरीके से डील करेंगे, तो वो लोग भी आपसे खुश होंगे, सोसाइटी आपसे खुश होगी, आपके इदारे के लिए ये एक गुड साइन होगा। तो अगर आप देखें, अगर आप अपने इदारे के अंदर कोई ऐसा काम करते हैं जो सोसाइटी के अकायद और बिलीव्स के अगेंस्ट है, तो सोसाइटी वाले तो अगले दिन ही आपके ऑफिस में आके बैठ जाएंगे, भाई आपने ये क्या काम शुरू किया हुआ है, ये काम बंद करो, ये काम हमारे गांव में नहीं चलेगा, ये काम हम अपने स्कूल में नहीं होने देंगे। तो इस वजह से बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं। आप डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म, डिफरेंट इवेंट्स आपके स्कूल में होते हैं, तो इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए ना, हम क्या करते हैं, अपने स्कूल के अंदर डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं अपने तालीमी इदारे के। वो स्पोर्ट्स सेरेमनी हो सकती है, स्पोर्ट्स गाला हो सकता है, वो मिलाद हो सकता है, वो ईद मिलन पार्टी हो सकती है, वो फेयरवेल पार्टी हो सकती है, वेलकम पार्टी हो सकती है, वो तकरीब तकसीम इनामात हो सकती है, किसी भी किस्म की सेरेमनी हो सकती है, इवेंट हो सकता है। आप उन इवेंट्स पे सोसाइटी से लोगों को बुला सकते हैं, अपने हायर अप्स को बुला सकते हैं, डिफरेंट एनजीओज को बुला सकते हैं। आप फाइनेंशियल एड लेने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स को बुला सकते हैं, डिफरेंट एजेंसीज को बुला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके ताल्लुकात के अंदर बेहतरी आएगी, और जब आपके ताल्लुकात के अंदर बेहतरी आएगी, तो फिर क्या करें आप, होगा आपका जो इदारा होगा वो बेहतरी की तरफ गामजन होगा। तो ये सारा काम कब मुमकिन होगा, जब हमें मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो होपफुली आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि व्हाई अ टीचर नीड टू अंडरस्टैंड इट। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह ताला एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, क्यूरीज हों, नीचे मेरा ईमेल एड्रेस भी है, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।